और कैसी चल रही पढ़ाई बेटा? सर अभी अच्छी चल रही है। अपनी 10th में कितनी परसेंट थी बेटा? सर 98.2। अरे वाह यार, क्या बात है। तो अभी वापस से यार अपने तेरे जो जूनियर्स हैं उनका अब 10th बोर्ड का एग्जाम आने वाला है अब। यस सर। तो भाई हमने कहा यार कनिष्क बाबू से थोड़ी टिप्स ले लें उनके लिए। यस सर। 98.2% तो भाई एकदम अलग ही लेवल पर आई है। तो बहुत बढ़िया। तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने थे? मैथ्स में कितने थे? सर 99। अरे वेरी गुड। साइंस में? 99। सोशल स्टडी में? 100। सोशल स्टडी में 100 थे। यस सर। और इंग्लिश में? उसमें 94 थे सर। उसमें 94। और पांचवा हिंदी? उसमें 95। क्या बात है यार, मतलब गजब। पहले तो पता, मतलब जब 10th में पढ़ाई कर रहा था, जैसे अभी बच्चों के पास किसी के पास 1 महीना 2 महीने कुछ ऐसे बचे हैं, तब लग रहा था क्या कि ऐसी परसेंट आ जाएगी इतनी खतरनाक? यस सर, मेरे बल्कि प्री बोर्ड में मतलब ऐसे ही नंबर आ रहे थे। तो मेरे प्री बोर्ड में भी साइंस में 99 थे, मैथ्स में भी 99 थे, एसएसटी में 98 थे। तो एक्सपेक्टेड था। अच्छा, क्या बात है। तो जब रिजल्ट आया बोर्ड का तो क्या रिएक्शन था? सर मतलब अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा बुरा भी, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि एसएसटी, साइंस, मैथ्स और एआई में चारों में 100, लेकिन सिर्फ एसएसटी में 100 आए, बाकी दिनों में 99 आए थे। तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए ऐसा? नहीं यार, पर 98.2 है ना, 98.2 बढ़िया परसेंटेज है एकदम यार। वो भी मतलब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब 98.2 आई तो? वो तो बहुत खुश थे, क्योंकि मतलब उनको ये था कि मतलब उन 10th तो उनको भी लगता है कि मतलब 10th है, एक मतलब एक मेजर पड़ाव मतलब क्लियर हो गया। तो उनको भी बहुत खुशी हुई थी, और मैं स्कूल का भी टॉपर था। तो अगर जैसे मैथ्स की बात करें तो हम्म। लास्ट में मैथ्स में कैसे तैयारी करी थी? सर लास्ट मैथ्स में तो मैंने सिर्फ मतलब मेरे पास वो आर डी शर्मा की बुक थी, तो उसमें से सिर्फ मैं जो PYQs थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करता था। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि बोर्ड्स में सिर्फ वही आना है जो कि एग्जाम्पलर में, एनसीईआरटी में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अच्छा, तो मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूरे पूरे लगाए थे? वो मैं टाइम टू टाइम लगाता ही रहता था, कि जैसे एक हफ्ते में एक पेपर एसएसटी का, एक साइंस का, मैथ्स का, और अलग से एक मतलब 30 to 40 क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस कर लेता था, जो थोड़े मुश्किल होते थे, या ट्राइंगल्स जैसे चैप्टर में से होते थे। और एनसीईआरटी कितनी बार लगा ली थी एंड तक जाते जाते? सर वो तो याद ही नहीं कितनी बार सॉल्व कर ली थी। मतलब मेरी एनसीईआरटी तो ऑलमोस्ट फटने की स्टेज पे आ गई थी, थोड़ा सा और लिखता तो उसके पेजेस फटने लग जाते। ओहो। साइंस में कैसे तैयारी करी? सर साइंस में तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, मतलब मेनली बायो के लिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए साथ में मैंने मतलब वो एग्जाम वो बुक्स थोड़ी एक्स्ट्रा लगाई थी, रेफरेंस बुक्स। तो राइटिंग प्रैक्टिस करते थे मतलब पेपर्स की? हाँ, वो एक्चुअली मेरे स्कूल में भी बहुत सारे टेस्ट, ईसरल के भी बहुत सारे टेस्ट थे, तो वो तो प्रैक्टिस साथ साथ चली रही थी। तो उसके साथ भी प्रैक्टिस हो गई। और जब बोर्ड आने वाले थे तो मैंने जो सैम्पल पेपर्स 3-3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करता था। मतलब एक दिन में 2 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए, किसी दिन एक कर लिया, फिर उसको एनालाइज करके उसमें जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको करेक्ट कर लिया। अच्छा, तो पूरा 3 घंटे की सिटिंग लेके सैंपल पेपर सॉल्व करते थे? हाँ हाँ, मतलब पूरा अलार्म लगा के साथ कि 3 घंटे में, और ट्राई करता था कि 2.5 घंटे में ही हो जाए, ताकि आधा घंटा मेरे पास रिवीजन के लिए हो। ओह, तो मतलब पूरा आंसर लिख लिख के सैंपल पेपर ट्राई किया। मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं कि सैंपल पेपर उठाया, देखा यार ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है, और बस वो एक्चुअल टाइमिंग नहीं बैठ पाती। तुमने वो बहुत अच्छा काम किया कि उनको 3-3 घंटे बैठ के लिखा एक्चुअली सैंपल पेपर्स को। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा करा ही है कि सैम्पल पेपर एकदम एक एक डिटेल को, अच्छे एक एक की पॉइंट को लिखना, उसे हाईलाइट करना। फिर जब एकदम लास्ट के स्टेजेस आ गए थे कि मतलब जो प्रिपेयर्ड लीव्स मिल रही थी पेपर्स के बीच में, तो उसमें मैं बस एक बार जो जिनमें मैंने मिस्टेक्स करी थी वो एक बार रीड कर ले रहा था, कि अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आए तो ये मिस्टेक मैं दोबारा ना करूँ। तो साइंस में एनसीईआरटी पूरी पढ़ी थी, एक एक लाइन बाय लाइन? यस सर। और उसके सैंपल पेपर लगाए थे? हाँ हाँ। कितने साल के लगाए थे? 10 to 15 ईयर्स के थे पूरे। अच्छा, तो 10 15 साल पुराने सैंपल पेपर्स और वो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी? हाँ हाँ।
तो यार मतलब एक नंबर ही कटा साइंस में, ये कैसे इंश्योर करा कि भाई मतलब यार 99 नंबर आ जाएं? तो सर एक्चुअली जब मैं प्री बोर्ड भी चल रहे थे स्कूल के, हाफ ईयरली भी, तो उसमें मेरी मेनली एक ही बायो में ही थोड़ा हो रहा था कि कोई एक की पॉइंट नहीं लिखा, कोई मतलब कोई टर्म गलत यूज़ कर दी। तो मैं उसके लिए ये इंश्योर करता था कि जब भी मैं चैप्टर रीड करूँ बायो का रिवाइज करते, तो मैं हर एक लाइन को पढ़ता था और खुद सोचता था कि उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरी बुक में जो साइड में मार्जिन्स में जगह खाली होती थी, उसमें मैं उस लाइन को अंडरलाइन करके उसमें एरो बना के लिख देता था कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है और इसमें ये की पॉइंट्स लिखना मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो लिखने ही है। तो उससे ये भी इंश्योर हो गया। और फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़े थोड़े स्पेशली फिजिक्स के लिए मैंने थोड़े 12th के लेक्चर्स भी देख लिए थे इलेक्ट्रिसिटी के, कि अगर थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे आए पेपर तो मैं उसको भी थोड़ा मैनेज कर पाऊँ। अच्छा, तो ईसरल में आप कौन से कोर्स में आए थे बेटा? सर वो जो 10th 11th 12th इंटीग्रेटेड वाला कोर्स है। ओ, तो तू तो अच्छा अग्नि में आया था क्या इंटीग्रेटेड कोर्स में? हाँ हाँ, शायद वही था। इंटीग्रेटेड उसी नाम से रहता है। अच्छा, तो ईसरल के पेपर्स जो पूरे अपने रहते थे वो भी सॉल्व किए थे आपने? हाँ, और वो जो 3 घंटे के हमारे क्वेश्चन पेपर मतलब टेस्ट हो रहे थे लास्ट में, कि इंग्लिश का हो रहा था, एसएसटी का, वो भी करे थे। ओके, तो उसमें भी इतने नंबर आते थे क्या? मतलब 99 100 पूरे ऐसे? हाँ, उसमें भी इतने आ रहे थे, मतलब 80 का होता 80 में था से, तो हाँ, तो 78 79 77 इसी रेंज में थे। ओके, तो जो आपके ईसरल के पेपर्स थे, जिसमें ऐसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ईसरल के जो आपके पेपर्स थे और जो आपका बोर्ड का पेपर आया, वो ऐसे मतलब सेम लेवल का आया कि बिल्कुल ही अलग लेवल था? जो एसएसटी और साइंस में तो मैं कहूँगा मतलब बोर्ड के लेवल का ही था, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस ही थे। इंग्लिश का थोड़ा और डिफिकल्ट था उससे, तो उससे और ज़्यादा आसानी हो गई इंग्लिश करने में। मतलब ईसरल का इंग्लिश का डिफिकल्ट आता था और वहाँ बोर्ड में सिंपल आ गया थोड़ा? हाँ हाँ। ओके, चलो बहुत बढ़िया यार। और एसएसटी में पूरे में से पूरे थे? यस सर। ये यार एसएसटी, यार मेरे को तो नाम सुन के ऐसा लगता था भाई कैसे याद करूँ इसको, कैसे याद करूँ। तो एसएसटी में 100 का क्या राज है यार? मतलब ये तो बहुत ही बड़ा तीर मारा एसएसटी में, 100 में से 100। सर एक्चुअली मेरे मतलब 4th 5th से जब से मैं खुद से पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, तब से मेरे एसएसटी में ऑलमोस्ट हमेशा फुल ही आते हैं। मतलब एसएसटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जब भी मुझे कुछ मतलब बोर हो रहा हूँ या कुछ करने का मन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कुछ हिस्ट्री के बारे में देख लेता हूँ, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो वो तो मतलब मेरा हॉबी है एसएसटी के बारे में थोड़ा जानना। और उसके लिए भी मैंने स्पेशली एनसीईआरटी रीड करी थी। और एक मतलब जो रेफरेंस बुक्स आती है, मैं उनके सिर्फ क्वेश्चन रीड किया करता था और देखता था कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनमें कौन कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन कोई क्वेश्चन आया तो मैं यही जज नहीं कर पाया कि वो कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है, उसमें क्या कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं रेफरेंस बुक से ये ज़रूर देखता था कि उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओह, और अपने विजुअलाइजेशन के लेक्चर भी देखे थे क्या एसएसटी के? हाँ सर, उसमें मैंने हिस्ट्री के देखे थे और ज्योग्राफी के, क्योंकि उसमें विंड्स के बारे में था कुछ जगह पे, और क्रॉप्स वगैरह में, तो वो याद करने में विजुअलाइजेशन से बहुत हेल्प होती थी। क्या बात है, क्या बात है यार। भाई जब तुम्हारा रिजल्ट आया था ना, मेरे को भी याद है, एसएसटी वाली मैम एकदम हमारे पास आई थी, सर ये देखो इस बच्चे के एसएसटी में 100 में से 100 आ गए यार। इतनी खुश हुई थी ना मैम वो, मेरे को अभी भी याद, जब तुम्हारा रिजल्ट आया था और जब उनको पता पड़ा ना यार, तो वो एकदम एकदम खुशी से नाचते हुए आ रहे, सर देखो। क्योंकि उसके पहले क्या हो रहा था कि पता है, उसके पहले साइंस मैथ्स में बहुत सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 मिलते जा रहे थे। मेरे को अभी याद है तुम्हारा ही पहला था जब एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 आए थे कि यार देखो सर एसएसटी ने भी खाता खोल लिया। उसके बाद तो 4-5 बच्चों के और भी आए थे एसएसटी में, बट मेरे को अभी भी याद है तुम्हारा अच्छे से, कि बहुत बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब बच्चे को तुमने गैप्स में कैसे पढ़ाई करी? जो गैप्स होते हैं बोर्ड के बीच में, उसमें कैसे पढ़ाई करी तुमने?
सर टू बी ऑनेस्ट मैंने उसमें मतलब एकदम ही मिनिमम पढ़ाई करी थी, क्योंकि मैं पहले इतना पढ़ चुका था। तो उसमें मैं बस जैसे एसएसटी में तो आई थिंक 3 से 4 दिन की छुट्टी थी, तो हाँ। मैं हर एक दिन मैंने बस सोचा था कि बस एनसीईआरटी रीड कर लूंगा, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज कर लूंगा, जो मैंने, और सबसे इम्पोर्टेंटली कि जो मैंने आज तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं उनमें जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं उनको मैं एक बार जरूर देखूंगा। तो एक बार मैं वो देख लेता था, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कोई वीडियो गेम खेल ली, कोई मूवी देख ली, तो बाकी आधा दिन टाइम पास में चला जाता था। क्या बात कर रहे हो, सही हाँ में? सर, यस सर, बल्कि एक बार तो मुझे मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी डांट दिया था कि पढ़ लो, बोर्ड्स हैं, नंबर नहीं आएंगे, लेकिन फिर आ गए। मतलब तुमने एसएसटी के गैप में, जिसमें तुम्हारे 100 में से 100 आए, तुमने आधा दिन वीडियो गेम भी खेला है? सर हर किसी मतलब साइंस में भी, मैथ्स में भी, एसएसटी में भी मैंने आधा दिन पढ़ता था, आधा दिन वीडियो गेम मूवी वगैरह देख लेता था। ओ भाई साहब, उस टाइम तो बच्चों की हालत ऐसी रहती है कि यार मतलब एकदम हवाई तोते उड़े रहते हैं कि भाई अब तो पेपर आ रहा है, एकदम तुम एकदम ही अलग ट्रैक में यार। अच्छा, जो तुम्हारे साथ जो खेलता था बच्चा, उसके भी इतने नंबर है कि उसकी बैंड बज गई? सर जो मेरे साथ खेलता था वो 3rd आया, उसका मुझसे बस 1 नंबर कम था। अरे यार, मतलब भाई ऐसा तो नहीं ना, बच्चे कहते हैं कि यार टॉपर सच नहीं बताते हैं। अब तो तुम्हारा क्या 10th हो गया, खैर। सच है सर, अब ये तो पर भाई देखो, ये रिस्क, ये वाली खतरनाक भाई, मतलब आधा दिन वीडियो गेम खेला है हर छुट्टी में, ये तभी लेना जब पहले एकदम सॉलिड धांसू तैयारी हो। हाँ यस सर, क्योंकि मैं तो पूरे साल के स्टार्टिंग से ही पढ़ता था। मैं साल के स्टार्टिंग से ही, मतलब अगर मैं पढ़ने बैठ गया तो मैं ये नहीं देखता था कि कितना टाइम हो गया, कितने घंटे हो गए, मतलब मैं टास्क लिस्ट बना लेता था, फिर वो उसको करने में कितना ही टाइम लगे वो मैं करके ही सोता था। अच्छा, मतलब पूरे दिन भर की तुम्हारे पास में टास्क लिस्ट रहती थी कि मेरे को ये पूरा काम निपटाना ही है? यस सर। और जब तक नहीं होता तो सोते नहीं थे फिर? नहीं मतलब अब अगर जैसे बहुत ज्यादा ही टास्क बना लिया कि अब हो ही नहीं रहा है, रात के 1-1:30 बज चुका है, फिर हाँ। मैं सोचता था कि अब इतनी एनर्जी नहीं बची, तो सो जाता था, उससे अगले दिन कंटिन्यू कर लेता था। लेकिन ये इंश्योर करता था अगर मैं 1-1:30 बजे तक पढ़ रहा हूँ तो जितना हो सके उतना तो करके ही सोऊं। तो रात को 1-1:30 बजे तक पढ़ते थे तुम? यस सर। और सुबह कब उठते थे? क्या शेड्यूल रहता था? पूरा शेड्यूल बताओ ना यार। जब ये इस टाइम, मतलब जब बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे होते हैं, तब तुम्हारा डेली शेड्यूल क्या रहता था? सर एक्चुअली मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मेरे और फ्रेंड्स भी थे, वो सुबह सुबह 4-5 बजे उठ के पढ़ रहे थे, लेकिन मैं कभी भी सुबह जल्दी उठ के पढ़ ही नहीं पाता हूँ। मेरे को इतना सर दर्द होने लग जाता है, तो मैं रात तक चाहे लेट तक पढ़ता था। सुबह मैं अपने टाइम के हिसाब से 7:30 से 8 बजे के बीच में उठता था, फिर उठ के अपने सारे दिन के काम करके मैं 9:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाता था। फिर 9:30 बजे तक बैठा, और अगर प्री बोर्ड्स के टाइम पे मैं दिन में एक सैम्पल पेपर सॉल्व करता था, तो जैसे 9:30 से 12:30 तक एक सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व कर लिया। फिर 12:30 बजे से 1-1:30 बजे तक मैंने उसको खुद चेक करा, लाइन बाय लाइन, कीवर्ड बाय कीवर्ड, और उसके मिस्टेक्स अंडरलाइन करी, उनको एक बार दोबारा रिव्यू कर लिया। अगर किसी टॉपिक से ज़्यादा मिस्टेक्स होंगे तो उसे एनसीईआरटी ओपन करके उस पूरे चैप्टर को या टॉपिक को दोबारा एक लाइन बाय लाइन पढ़ लिया। फिर 1:30 बजे मैं लंच कर लेता था, और फिर 2-2:30 बजे से 3-3:30 बजे तक मैं गेम्स वगैरह खेलता था। फिर कई बार अगर मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक्स कर दी हैं सैम्पल पेपर में, तो उन्हें एक बार रिवाइज कर लिया। शाम को थोड़े मतलब स्नैक्स खाए, फिर दोबारा गेम खेल ली और कोई मूवी वगैरह देख ली, और मतलब रात को फिर पढ़ के एक बार सो जाता था। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इतना पढ़ रहा था तो लास्ट में कुछ ज़्यादा पढ़ने को इतना बचा ही नहीं था, तो मैं ज़्यादा बार बार पढ़ के अपने आप को ओवर एग्जर्ट नहीं करना चाह रहा था। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ ऐसा हुआ, उसने अपने आप को इतना ओवर एग्जर्ट कर लिया, और बोर्ड के टाइम पे भी रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ रहा था, और उसके नंबर ही नहीं इतने आ पाए। ओहो, क्योंकि उसने लास्ट मोमेंट पर ओवर एग्जर्ट कर लिया खुद को एकदम। यस सर। ओहो, वाह यार, तुम्हारी तो भाई मैंने यूनिक केस सुना है यार भाई। गैप में भी एकदम चिल होकर तुम एकदम 100/100, 99 टोटल 98.2% मार दिया तुम यार। तुम एकदम यूनिक ईसरलाइट निकले बिल्कुल एकदम। मोस्टली बच्चे तो क्योंकि पढ़ते हैं उस टाइम पर कि लास्ट मोमेंट पे जितना रिवाइज कर लें, पर यार तुमने जो पॉजिटिव चीज़ करी कि जो साल भर पूरी पढ़ाई करी, उसकी तुमने लास्ट में एकदम अच्छे से यूज उठाया। क्या बात है यार, क्या बात है। और तुम इसराइल में कब आए थे बेटा? क्लास 10th में कब ज्वाइन किया था तुमने? कौन से मंथ में लगभग? सर मैंने हाफ ईयरली के आसपास आई थिंक ज्वाइन किया था। हाफ ईयरली के आसपास किया था। ओके ओके,
क्या बात है यार। तो कितने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए होंगे तुमने पूरे, मतलब ऐसे पूरे लिख लिख कर 3-3 घंटे के, कितने सैंपल पेपर और पूरे पेपर अंदाजन? सर अगर मैं स्कूल के पेपर को भी मिला लूं जो प्री बोर्ड वगैरह हुए थे तो मतलब 75 के आसपास तो कर ही लिए होंगे। क्या बात करो, 75 पेपर्स तुमने सैंपल पेपर प्री बोर्ड वगैरह सब मिला के एक्चुअली 3-3 घंटे बैठ के लिखे हैं? यस सर, एक्चुअली मेरे स्कूल में एक ये भी था कि जो टॉप 10 बच्चे होते थे हमें एक्स्ट्रा मॉक पेपर वगैरह कराए जाते थे। तो हर प्री बोर्ड से पहले हमारा एक मॉक होता था, हर किसी भी सीटी जो हमारे यूनिट टेस्ट होते थे उससे पहले भी एक मॉक होता था, मतलब हाफ ईयरली से पहले भी मॉक। तो उस वजह से मेरे बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर्स हो गए थे। और जब मैं खुद भी प्रैक्टिस करता था प्री बोर्ड्स के लिए और बोर्ड्स के बीच में, तो उसमें भी 2 से 3 सैम्पल पेपर या मॉक्स तो मैं खुद सॉल्व कर ही लेता था पर सब्जेक्ट के। यस सर। तो 15 से 20 तो पूरे मॉक्स तुमने 3-3 घंटे के लगाए हैं उसमें यार। ये Yes. तुम्हारा बहुत हार्ड वर्क है। यू वेरी वेल डिजर्व दिस 98.2% यार। मतलब डेफिनेटली इतने मॉक्स लिखे। और मुझे सबसे बढ़िया बात पता है क्या लगी, तुमने एक्चुअल में लिखे हैं। वो बच्चे यही गलती करते हैं, बैठ के रिवाइज करते रहते हैं, लिखते नहीं है। जब तक लिखते नहीं है ना पूरा ढंग से जो तुमने किया, वो बहुत बड़ी बात है यार। वो मतलब कुछ पेपर के हैक्स वगैरह बताना चाहो मतलब बच्चों को, जैसे मैथ्स के एक्चुअल पेपर में कुछ जो तुम अच्छी चीज़ें तुमने फॉलो करी जिससे 99 मार्क्स आ गए यार। राइटिंग प्रैक्टिस में या जो तुम लगता है जो तुम्हारे यार सीक्रेट्स थे उस टाइम के क्लास 10th के, अब वो तुम रिवील कर दो। सर मैथ्स में मतलब ऐसे तो कोई सीक्रेट नहीं था, लेकिन ये था कि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत नीट होनी चाहिए। कि मेरा एक फ्रेंड था, उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मतलब वो देख के समझ उल्टी आने को होती थी कि क्या लिखा है। लेकिन फिर भी मैंने उसी से ये थोड़ा सीखा कि चाहे हैंडराइटिंग गंदी हो तो अगर 2 से 3 लाइन का गैप छोड़ छोड़ के लिखूंगा, थोड़ा नीट लिखूंगा, तो वो जो एग्जामिनर होगा उसे चेक करते एक पहले ही अच्छा इंप्रेशन मिल जाएगा और वो मतलब फ्लॉलेसली चेक कर लेगा, उसे कहीं बीच बीच में बार बार रुकना नहीं पड़ेगा। और रफ वर्क के लिए हर एक पेज पे कॉलम बनाने, मतलब जब हमें आंसर शीट मिलती है बोर्ड्स में और वो पेपर स्टार्ट होने में टाइम होता है, तो मैं वो कॉलम्स पेंसिल और स्केल से बना लेता था कि रफ वर्क उसी में करना है। नहीं तो अगर पेज के बाहर जा रहा है या क्वेश्चन के बीच में रफ वर्क आ रहा है तो उससे भी बिल्कुल भी नीट प्रेजेंटेशन नहीं लगती है। तो मैथ्स में तो मैंने यही टिप्स फॉलो करी थी। और इंग्लिश में मैंने ये ज़रूर किया था कि जब मैं वो मूवीज़ देख रहा था बोर्ड और प्री बोर्ड के आसपास, तो मैं इंग्लिश मूवीज़ ज़्यादा देख रहा था कि उससे मेरी वोकैबुलरी थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। तो उस वजह से जो मेरी राइटिंग स्किल का पार्ट है उसमें मुझे बहुत हेल्प मिल गई थी, क्योंकि मैंने कई सारे नए वर्ड्स वगैरह सीख लिए थे। और हिंदी में मुझे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हिंदी में आई थी, क्योंकि उसमें वो व्याकरण वाला पार्ट था। कभी आई थिंक बीच में कोई चेंज हुआ था रूल, तो कोई मुझे याद नहीं, को ग्रामर में मुझे बीच में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। तो उसमें मैं मतलब रिपीटेडली जो हमें बुक्स मिली हुई थी स्कूल से ग्रामर की, उन्हें मैं बार बार सॉल्व कर रहा था। खुद मन में क्वेश्चन बना रहा था कि वर्ड्स ढूंढ ढूंढ के, कि अगर मैं कोई एनसीईआरटी का भी चैप्टर रीड कर रहा हूँ जो हमारे बोर्ड का है, तो उसमें मुझे कोई बड़ा वर्ड दिख गया तो उसका मुझे संधि विच्छेद करना हो, अगर मुझे उसमें कोई ग्रामर का क्वेश्चन बन सकता है तो मैं वो करता था। क्योंकि मैंने बार बार क्वेश्चन सैम्पल पेपर और ये मॉक देके रियलाइज कर लिया था कि जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस हैं मोस्टली जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स के वर्ड्स हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उन्हीं में से फ्रेम होके आ रहे हैं। तो अगर मैं रीड करते हुए उनको बार बार उनसे क्वेश्चंस बना लूँगा तो मुझे बहुत हेल्प होगी। और साइंस में भी मैंने यही करा था कि अगर कोई डायग्राम आए तो उसे पेन से तो बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि अगर वो इंक थोड़ी सी फैल गई तो दोबारा वो नीट नहीं लगेगा। तो पेंसिल यूज़ करनी है और जितने भी कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है पेंसिल से। हाँ, तो जैसे जो मैंने प्रैक्टिस करी थी मतलब 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे में करने की, तो जो मेरे पास आधा घंटा बच रहा था उसमें मैं अच्छे से रिवाइज भी कर पाया। और जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, स्पेशली जो थोड़े लंबे आंसर्स हैं, मेरे पास वो टाइम बच गया कि मैं उसके कीवर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन कर दूँ। यही टेक्निक मैंने साइंस में भी फॉलो की, एसएसटी में भी और एआई में भी। क्या बात है। तो मतलब साथ साथ में अंडरलाइन नहीं करना, बाद में करना। साथ में अंडरलाइन करने में लग गया, मालूम पड़ा क्वेश्चन ही छूट गया तो और लफड़ा हो गया। हाँ, तो तुमने बड़ी इंटेलिजेंटली एक काम करा कि पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लिया 2.5 घंटे में,
और लास्ट के आधे घंटे में चेक करते टाइम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। वाह यार। तो बेटा तेरे हिंदी में नंबर कम इसलिए आए अंग्रेजी के मुकाबले क्योंकि तूने इंग्लिश पिक्चर देखी थी लास्ट में। नहीं सर, बल्कि हिंदी में ज्यादा है, सॉरी। हाँ हाँ, तो हिंदी में कितने आए थे? 95 और इंग्लिश में 94। हाँ हाँ मतलब 1 नंबर का तो गैप था। अगर हिंदी पिक्चर देखता ना बॉलीवुड की एकदम रोमांटिक पिक्चर है तो 100 में से 100 आते तेरे देख पूरे फिर, है ना? हाँ सर। नहीं पर यार ये तो बिल्कुल यूनिक चीज है भाई। इंग्लिश मूवी देख देख कर अंग्रेजी में लाया है छोरा 94 है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, तेरी बात सुनकर ना सारे बच्चे घर वालों को बोलेंगे चलो पापा मैं भी ना इंग्लिश मूवी देखूंगा। कनिष्क भैया ने पता इंग्लिश मूवी देख देख कर है ना 94 नंबर लेके आ गए वो। मैं यही बात बोलते सोच रहा था कि कहीं बच्चे इसका गलत मतलब ना निकाल ले, क्योंकि मैं तो पूरे साल से पढ़ ही रहा था, इसलिए मेरे पास तो इतना सारा टाइम बच गया देखने के लिए। लेकिन अगर मैं पूरे साल नहीं पढ़ा होता और मुझे तो मैं बिल्कुल नहीं देखता, मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक करता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे स्टिक करता। तो इंग्लिश मूवी तभी देखे हैं जब पूरे साल भर ढंग से इंग्लिश पढ़ लिया, लास्ट में थोड़ी सी वोकैबुलरी अच्छी करनी हो। यस सर। तुम्हारा इस रन में कितना, शायद 3 बार रिवीजन हुआ था? हाँ सर। है ना, पूरा का पूरा 3 बार रिवीजन हो गया था। और तुम लोगों के तो यार एग्जाम के दिन भी सुबह उठकर भी रिवीजन होता था तुम्हारा? हाँ हाँ, वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती थी। क्या बात करो, तो टीचर्स भी आ जाते थे इतनी ठंड में सुबह 5 साढ़े 5 बजे? यस सर। अरे वाह यार गजब। और तुम लोग भी आए थे रिवीजन करने? हाँ सर। बहुत मेहनत करी है तुम लोगों ने यार, उसी का नतीजा है देखो यार। मतलब तुम लोगों ने नाम रोशन कर दिया इसराइल का। आई एम सो प्राउड बेटा। पता है अपने 30% से ज़्यादा बच्चे 95% प्लस लेके आए थे। तो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट था ना। और इस साल तो बच्चे और भी मेहनत कर रहे हैं, देखो खूब लेवल पे मचाने वाले हैं। और तुम लोगों ने यार, तुम लोगों ने उनके लिए ऐसे बेंचमार्क सेट कर दी ना भैया कि अब मतलब, पर नहीं खूब मेहनत चल रही है यार, बहुत ही बढ़िया। तो तुम क्या 3 टिप्स देना चाहोगे कि यार 98.2% लेवल तक बच्चे पहुंच जाए लास्ट मंथ्स की? क्या टिप देना चाहोगे? 3 ऐसी टिप देनी हो तुम्हें तो। सर सबसे पहली तो टाइम मैनेजमेंट पेपर के टाइम पे, कि ऐसा नहीं करना कि मैं एमसीक्यूज में 20 एमसीक्यूज आते हैं सेक्शन ए में, मैं उन्हीं में सारा टाइम डिवोट कर दूं। ये उनको सुंदर सुंदर लिखना, अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो उसे पूरा सॉल्व करके दिखाना। अगर मैं उस क्वेश्चन को सुंदर से सॉल्व करके आंसर ले आऊँगा तब भी मुझे 1 नंबर मिलेगा। और अगर मैं रफ वर्क में उसे सॉल्व करके बस उसका ऑप्शन लिख के उसका आंसर लिख दूँ, उसमें मुझे 1 नंबर ही मिलेगा। तो उसमें पूरा इतना सॉल्व करने का कोई नीड नहीं है। उसमें जल्दी जल्दी जो हमें रीडिंग टाइम मिलता है उसी में सॉल्व करके सेक्शन ए को उसमें आंसर लिख देना। तो उससे हमारा जो 3 घंटे का टाइम स्टार्ट होगा उसमें हमारे पहले से 20 नंबर हो गए। तो हमें सिर्फ 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है 3 घंटे में। और यही ट्रिक मैंने एसएसटी में भी और साइंस, मतलब जितने भी पेपर में सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज थे, मैंने इसमें वो ये अप्लाई करी, ताकि जो मुझे 3 घंटे मिले उसमें मुझे 80 का नहीं 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना हो। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करना है। कि जैसे मैंने वो अपने फ्रेंड के बारे में बताया कि उसने इतना ओवर एक्सर्ट कर लिया कि वो मतलब इतना थका थका पेपर में आता था, उसके नंबर कम आ गए। तो अब चाहे अगर अभी तक कोई इतना अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अभी वो ज़्यादा एक्सर्ट करके पढ़ सकता है, लेकिन जब एक बार बोर्ड स्टार्ट हो जाए तो प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप चाहिए। और इस तरह से कि जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं उस टाइम हमें नींद नहीं आनी चाहिए, उस टाइम हमारा दिमाग स्लो नहीं होना चाहिए। और इतना भी नहीं होना चाहिए कि बोर्ड के टाइम पे रात को 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ाई करनी थी वो पहले ही कर लेनी चाहिए थी। अब अगर लास्ट टाइम पे आके बस ऊपर से एक बार रिवाइज करना है और वो देखना है जो मिस्टेक्स हमने करी हैं वो हम बोर्ड में ना करें। और थर्ड टिप भी यही कि आज तक जितने भी पेपर्स अटेम्प्ट करें, चाहे वो स्कूल के हो या ई सर्वे के मॉक टेस्ट हों, वो सारे पेपर उनका जो सोल्यूशन आंसर शीट है उनको मैंने तो संभाल के ही रखा था, ताकि एक दिन पहले मैं बस उनको देख लूँ मैंने कहाँ पे क्या मिस्टेक करी है, या अगर किसी मुझे टीचर ने रिमार्क दिया है कि मैंने वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो मैं उस टेक्निक को पेपर में भी रिपीट करूँ, ताकि एग्जामिनर के ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन जाए और जो मैंने मिस्टेक्स करी मैं वो भी रिपीट ना करूँ। वाह यार बहुत स्मार्टली खेले तुम बोर्ड में यार, बहुत ही जबरदस्त। मतलब वो जो पहले 15 मिनट का प्री टाइम होता है उसमें 20 क्वेश्चन तो देखकर सॉल्व कर लिए वो। यस सर। तो पेपर की सील ओपन करने देते हैं क्या उसमें? नहीं सर, तो जैसे मैंने इतने सारे वो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिए थे तो मैं क्वेश्चन पेपर पे ही थोड़ी बहुत पेंसिल से कैलकुलेशन करके जैसे मैथ्स का सॉल्व। तो क्वेश्चन पेपर ओपन करने देते हैं क्या वो 15 मिनट पहले?
तो वो हाँ, वो आंसर शीट ओपन नहीं करने देते, क्वेश्चन पेपर तो हम ओपन कर सकते हैं वो रीडिंग टाइम में। तो रीडिंग टाइम में तुम कर सकते हो, तो वो तुम उन एमसीक्यूज करने में, ऑब्जेक्टिव करने में यूटिलाइज कर लेते थे। यस सर। अरे वाह यार, तो तुम्हारा एक्चुअली पेपर 3 घंटे 15 मिनट का बना लिया तुमने। यस सर। और उस 15 मिनट में 20 नंबर सॉल्व कर लिए, ताकि वो 3 घंटे में सिर्फ 60 का ही सॉल्व करना पड़े। यस सर। ये सुपर स्मार्ट स्ट्रेटेजी है तो यार, गजब, बहुत ही बढ़िया। मतलब बहुत, देखो ये सब चीज़ें ऐड ऑन होती है तभी जाकर यार इतनी ज़बरदस्त परसेंट 98.2% आती है यार, मतलब बहुत ही बढ़िया। सो प्राउड ऑफ यू बेटा, बस ऐसे ही आगे भी मचाते रहो। अब तुम्हारी जेई की प्रिपरेशन चल रही है जैसे, उसमें भी ऐसे ही झंडे गाड़ो। मतलब यार जनरली मैंने एक चीज़ देखी, जेई एस्पिरेंट्स की एसएसटी इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब, पर तुम्हें एक एक्सेप्शन उसमें कि यार एसएसटी से इंटरेस्ट था। और मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब इन जनरल बात है, मोस्ट ऑफ दी जेई एस्पिरेंट्स की एसएसटी, उनके मैथ्स और साइंस तो बहुत अच्छी, मतलब वो उनके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं। रेयर होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त मेरे साथ जो आईआईटी बॉम्बे में भी थे, उनमें से कुछ को भी एसएसटी एकदम बहुत अच्छी लगती थी, वो वहाँ बैठ के भी काफ़ी हिस्ट्री वगैरह पढ़ते भी थे वो। तो पर बढ़िया, तो ऑल दी बेस्ट। और तुम्हारे जूनियर्स की तरफ से एडवांस में थैंक यू बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। नो ना? तो ऑल दी बेस्ट बोल दो एक बार उनको भी। ऑल द बेस्ट। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बेटा।